बुरे कर्मों का फल किसको जल्दी मिलता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि संसार में अगर हम कोई भी बुरा काम करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में हमेशा कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होती है। वे जानते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों, आप भूल चुके हो कि नियति एकदम ऐसा फैसला करती है कि उसके फैसले से कोई बाकी नहीं रहता और कोई नाराज नहीं होता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि बुरे कर्मों का फल हमें कब और कैसे मिलता है और हमें बुरे कर्मों से कैसे बचना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को ये बातें अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान एक सेठ के यहाँ काम किया करता था और सेठ बदले में उसे मजदूरी दे दिया करता था। धीरे धीरे उसकी परिस्थिति बदल चुकी थी। अब वह किसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। उसके जीवन में अब किसी भी चीज को कमी नहीं हो रही थी। यह बात सेठ को अच्छा नहीं लग रहा था। सेठ जान रहा था कि अगर किसान अपने जीवन में खुश हो जाएगा, इसे किसी भी बात को लेकर कमी नहीं होगी और इसे ऐसे लगेगा कि अब हमारे जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, तो ये हमारा कोई भी काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब वो किसान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हे भाई, तुम्हारे घर में जवान बेटी पड़ी है और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं लग रही है कि तुम जवान बेटी को छोड़कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर चुके हो। मैं मानता हूँ कि जिसके घर में जवान बेटी होती है उसके माता पिता को हमेशा बेचैनी होती है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो हमेशा खुशहाली हो रही है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी जवान बेटी पड़ी है उसकी शादी विवाह तुम्हें कर देनी चाहिए। अब वह किसान कहने लगा कि हे भाई सेठ, मैं उसी के चक्कर में इतना ज्यादा मेहनत मजूरी किया करता हूँ। हमारे बेटे परदेश में जाकर काम किया करते हैं और आप कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है और मैं सोचता हूँ कि काश अगर हमारे जीवन में और ज्यादा संपत्ति होता तो मैं इसकी शादी विवाह एक राजा के बेटे के घर में करता। दोस्तों, तभी वो सेठ कहने लगा कि देखो, मैं भी इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारे बेटे और बेटी का विवाह किसी कम अमीर घर में हो। वे सब चाहते हैं कि हमारे बेटी और बेटे का विवाह अमीर घर में हो। लेकिन किसान, तुम्हारे जीवन में संपत्ति के अभाव है, तो मैंने तुम्हें कहाँ मना किया कि तुम हमारे घर पे काम मत करो, हमारे खेतों में काम मत करो। आज ही से आप काम पे लग जाओ। अगर तुम काम करोगे मैं तुम्हारा मजदूरी दुगुनी कर दूंगा। मुझे भी लगता है कि जैसी तुम्हारी बेटी है ठीक उसी प्रकार वे हमारी भी बेटी है। इसलिए भाई किसान, मेरी बात को मानो और मेरे यहाँ काम करने लगो। तुम्हारी पत्नी है, उसे भी मेरे यहाँ काम करने को कहो। और तुम्हारे दोनों लड़के जो परदेश में काम करते हैं, जब अगर उन्हें लगे कि हमें परदेश में काम नहीं करना है तो वे लोग भी हमारे घर पे आके काम कर सकते हैं। किसान को बहुत अच्छा लगा और किसान सोचने लगा कि बात तो सही है, लेकिन वह फिर से पलट के किसान ने उस सेठ को जवाब दिया और कहा कि हे सेठ, गांव समाज के लोग कहते हैं कि इतने सारे अमीर होने के बावजूद भी ये किसान काम करता है। तभी वह सेठ मुस्कुराया और कहने लगा कि हे भाई किसान, सारे लोग हमारे ऊपर भी खिल्ली उड़ाते थे और कहते थे कि देखो ये सेठ कितना ज्यादा चतुर है और ये कितना ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन मैं उसके बावजूद भी उन लोगों को बात को नहीं सुना और मैं अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करने पे लगा पड़ा था। धीरे धीरे हमारा समय बीत रहा था। एक समय आया कि मैं अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल कर चुका था, उसके बावजूद भी काम किया करता था। लेकिन हमारे बेटे लोग भी पैसे देते थे, उसके बावजूद मैं काम करता था, जिसके बदले आज मैं सेठ बन चुका हूँ।
इसलिए आप भी अपने बेटे और बेटियों को परवाह किया करो और अपने जीवन में काम करो, क्योंकि गांव समाज यही चाहता है कि किसान आगे न बढ़ पाए। दोस्तों, किसान को वह सेठ ने बहुत ज्यादा समझाया और उसे सही मार्ग दिखाने का फैसला किया। धीरे धीरे किसान उसके मार्ग पे आ चुका था। जब वह किसान अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, हमारे घर में जवान बेटी है, गांव समाज हमारे ऊपर मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है ये जवान बेटी का विवाह लगता है ये किसान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पत्नी और वे किसान दोनों सेठ के यहाँ काम करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन वह सेठ कहने लगा कि हे भाई किसान, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तभी वह किसान कहने लगा कि हे सेठ, मैं बुरा क्यों मानूंगा, आप ही मुझे अवश्य बताओ। तो वह सेठ कहने लगा कि हे भाई किसान, मैं जानता हूँ कि तुम इतने सारे पैसे अपनी बेटी के लिए ही कमा रहे हो और तुम्हारे बेटे लोग भी अपने बहन के लिए ही पैसे कमा रहे हैं ताकि उसकी शादी विवाह अच्छे घर में हो जाए। लेकिन तुम लोग जो भी मजदूरी करते हो, तुम्हारा जो भी पैसे होता है, मैं तुम्हें रोज के बदले अगर अपने पास इसे इकट्ठा करूंगा तो कैसा रहेगा। जिस दिन तुम्हारी बेटी का विवाह होगी उससे पहले ये सारे पैसे तुम यहाँ से लेकर चले जाना, और एक बार जब पैसा जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। यह बात किसान को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पत्नी बीच में बोल दी और वे कहने लगी कि हे सेठ, आप जैसा कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे पास अगर ये पैसा जाएगा तो खर्च हो जाएगा और खर्च हो जाने के बाद हमारी बेटी का विवाह कहाँ से हो पाएगा। अब तो सेठ जानता था कि ये किसान से ज्यादा बुद्धिमान तो इसकी पत्नी है। तभी वह सेठ कहने लगा कि देखो, तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है और तुम्हें अपनी पत्नी से कुछ सीखना चाहिए। और सेठ उसकी प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि हे स्त्री, अगर हमारे घर में होती तो मैं तेरे को लक्ष्मी के रूप में मानता। दोस्तों, तारीफ के आगे वह स्त्री अपनी सारी बुद्धिमानता को खो चुकी थी। सेठ को लगा कि ये दोनों तो मेरे जाल में फंस चुके थे। किसान और किसान की पत्नी उसके बातों को सुनकर हाँ कर देते हैं और किसान अपने जीवन में उसी तरह काम करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दोनों बेटे को ये बात पता चलता है कि हमारे माता पिता सेठ के यहाँ काम करते हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा कि आप लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं और हम लोग अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में कर देंगे। पिता ने समझाया और कहा कि बेटे, तुम अपने बहन की शादी अच्छे घर में कर सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक हम लोगों से काम होती है, मजदूरी होती है, तब तक हम लोग मजदूरी करते हैं और इसमें कौन सी बुरी बात है। सारे लोग तो पैसे कमाते हैं, अपने जीवन के चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, बस तरीका अलग हो सकता है। बेटे को उन्होंने बहुत समझाया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान अब अपनी पत्नी को लिए 2 वर्षों के लिए वहाँ पे काम कर रहा था। जब वह 2 वर्षों से काम करके थक चुका था, एक दिन उसने सोचा कि अब हमारे पास तो इतने पैसे हो चुके होंगे कि जितने पैसे से हम अपनी बेटी का विवाह कर लेंगे। अब वो सेठ से कहता है। तभी वो सेठ कहता है कि भाई किसान, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा पैसा है, अगर जब चाहते हो तब मेरे से मांग सकते हो, लेकिन मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम 1 वर्षों के लिए और काम कर दोगे तो तुम्हारी बेटी का विवाह हो सकता है किसी राज्य कुमार के साथ भी हो जाएगी। तभी वह कहने लगा कि ठीक है सेठ, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे पूरी विश्वास है कि आप हमारी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में देखने के लिए तैयार हो जाओगे और देखने भी जाओगे। उसने कहा कि बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में करके अवश्य आऊंगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि 3 वर्षों का समय बीत गया। अब बेटी बड़ी हो गई थी। पिता को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था। उसके पास उतनी सारी संपत्ति थी जिसे वह चाहता बेचकर उसकी शादी कर लेता, लेकिन वह सेठ के जालों में फंस चुका था। सेठ ने उसकी बेटी के लिए एक अच्छी रिश्ता देखने का प्रयास किया। जब वह रिश्ता देखने जा रहा था, तभी उसे याद आया कि अगर मुझे पैसे नहीं देना है तो इसकी बेटी का विवाह किसी ऐसे घर में कर देते हैं जहाँ के लोग
बिना पैसे से उसकी बेटी का विवाह कर लेंगे। वे चलते चलते एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो व्यक्ति के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और माता पिता के न होने के बाद वे शराबी हो चुका था और वे हमेशा नशीले पदार्थ का सेवन किया करता था, जिसे देखकर उसे लगा कि चलो इससे तो ऐसे ही विवाह हो जाएगी। दोस्तों, उसे वह पूरा रिश्ता तय करके आया और आने के बाद किसान से जब ये बात बताया, किसान बहुत ज्यादा खुश था। किसान की पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश थी और वे दोनों लड़के भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। उन्होंने कहा कि हे बेटे, किसी भी व्यक्ति पे ऐसे ही आंख मूंद के विश्वास करना ठीक नहीं है। एक बार कम से कम तुम अपनी बेटी का रिश्ता खुद से जाकर देख सकते हो। अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता खुद से जाकर देखते हो तो पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें वे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात सुनते ही उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि ये सेठ के खिलाफ हमें भड़का रहा है और कह रहा है कि जाओ तुम अपनी बेटी का रिश्ता वहां से तोड़ के आ जाओ। उसने जाकर सेठ से ये पूरी बात को बताया और कहा कि हे सेठ, आपके बारे में ये गलत गलत बातें कर रहा था। तभी वह सेठ कहने लगा कि जाने दो, लोग तो हमारे बारे में तरह तरह के बात करते हैं, लेकिन मैं लोगों को बातों में नहीं पड़ता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है तो आप लोग मेरे को विश्वास करके विवाह कर सकते हो। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन दोनों लड़कों को उन्होंने समझाया। जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे उनकी बात मानकर दोनों लड़के ने उसके पास गए। तभी उन्होंने देखा कि वे लोग तो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और वे लड़का बहुत सारे लड़कों को इकट्ठा करके नशीले पदार्थ का सेवन करता था और उससे शादी विवाह करने से कोई भी स्त्री की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उसने गुस्से में आया और वे दोनों बच्चे अपने माता पिता को डांटने लगे और कहने लगे कि आप लोग किसी पे आंख मूंद के विश्वास कर सकते हो और बहन को आप लोग ऐसे घर में विवाह करने जा रहे हो जहाँ पे बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि सेठ को लगा कि ये लोग वहाँ पे विवाह नहीं करेंगे। तभी वह सेठ से किसान और किसान की पत्नी जाके ये बात को बताते हैं। सेठ कहने लगा कि बिल्कुल गलत बात है, चलो आप लोग जाकर देख सकते हो। जब किसान और किसान की पत्नी वहाँ पे जाने वाले थे, उससे पहले सेठ ने उस नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लड़के को ये संदेश भेजा था कि आज नशीले पदार्थ का सेवन मत करना और तरह तरह के अच्छे वस्त्र पहन लेना, अपने घर की सफाई करना पूरे वह अच्छे तरीके से करवा देता है। अब वह किसान और किसान की पत्नी जैसे वहाँ जाते हैं तैसे वह देखते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे बेटे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, उनके लाख मना करने के बाद भी वे लोग उसका विवाह वहीं पे करने के सोचने लगते हैं। अब वह सेठ से कहते हैं कि हे सेठ, हमारी बेटी का विवाह होने वाली है, आप हमारा पैसे वापस दे दो। सेठ कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन वे लड़का बहुत ज्यादा दहेज मांग रहा है, इसलिए मैंने उसे कम करके दहेज देने का फैसला किया है। जितना सारा पैसा तुम लोग मेरे यहाँ कमा चुके हो उससे ज्यादा मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे समझाया और वे मेरे रिश्तेदारी में के लड़का है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आप लोग उसे पैसे दीजिएगा तो हो सकता है वे आप लोगों से और पैसे मांगेगा या आप लोगों को घर पे वह विवाह नहीं करेगा। उन दोनों को लगा कि बात तो सही है। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है सेठ, आप जैसा करते हो वैसा ही कर देना। दोस्तों, उन दोनों लड़कों को मना करने के बावजूद भी माता पिता नहीं मान रहे थे। एक दिन जो छोटा लड़का था वे गुस्से से अपने घर से निकल रहा था। तभी वह माता पिता कहने लगे कि हे बेटे, किसी भी औलाद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और किसी का औलाद अपना औलाद के बराबर होता है। चलो, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग हमारे साथ चलो। अगर वह लड़का नशीले पदार्थ का सेवन करता होगा तो मैं उसके यहाँ शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, माता पिता और वे भाई सब चले जाते हैं। जब वो देखते हैं तो उसके घर की सफाई थी और वे लड़का बिल्कुल कोई काम कर रहा था और उसका मन लग रहा था। तभी वह उन्हें देख लेता है, बैठने को कहता है, भोजन पानी खिलाता है और उसके आंख से आंसू आ जाती है और वे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। मेरे बहुत सारे
पूरे दोस्त थे और वे लोग हमारे घर पे आके नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे। मैंने उन्हें मना किया, उसके बावजूद भी वो कर रहे थे। आज मैंने उन सब से दोस्ती तोड़ लिया और मैं अपने घर पे अकेला बैठा हूँ और मैं खेती बाड़ी वगैरह करता हूँ और मैं घर पे भोजन बनाता हूँ। मुझे एक बात का दुख है कि मेरा जीवन साथी नहीं है। अगर कोई होता मुझे भोजन बना के खिलाता तो मुझे कितना अच्छा लगता। तभी वह माता पिता मान चुके थे और भाइयों को लगा कि हो सकता है इसके दोस्त होंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते होंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। सेठ ने उसे कहा था कि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक तुम नशीले पदार्थ का सेवन मत करना, क्योंकि बार बार वे लोग तुम्हें परखने और जांचने जाएंगे। दोस्तों, यह बात कहते ही वह लड़का अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि किसान की बेटी का विवाह हो जाती है। जब वो किसान की बेटी का विवाह हो जाती है और वे किसान की बेटी जब वहां पे जाती है तो उसके साथ वे रहने लगती है। 2 से 4 दिन बाद वे लड़का उस घर से लेकर एक कुटिया में जाकर बस जाता है। अब वो लड़की कहती है कि आप अपना घर छोड़कर यहाँ पे कैसे चले आए। तभी वहां पे एक उसका दोस्त आता है और कहता है कि आप लोगों का घर नहीं है, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये सारा पैसा नशीले पदार्थों का सेवन करने में लुटा चुका है, संपत्ति भी बेच चुका है और ये मेरे घर में रह रहा था क्योंकि यह कह रहा था कि मुझे शादी तक अपना घर दे दो, नहीं तो मेरे से शादी कौन करेगा। दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद से वो लड़का फिर से नशीले पदार्थ का सेवन करने लगा। जब वो लड़की उसे मना करती तो उसे मारने दौड़ता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब वो समय आया कि वह लड़की अपने माता पिता से जब ये बात को बताई तो माता पिता सेठ के पास पहुंचे। तभी वह लड़का नहीं मान रहा था, लेकिन सेठ कुछ नहीं कर रहा था और कह रहा था कि मेरे में क्या कमी है। मैं तो उस लड़के को समझाने का प्रयास कर रहा था, उसे मनाने का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन लड़का जब नहीं मान रहा है तो मेरे में कोई कमी नहीं है। एक दिन वह लड़का किसान की बेटी को दहेज के मामले में बहुत ज्यादा मार रहा था और वे गाली दे रहा था और कह रहा था कि तेरे माता पिता ने एक फूटी कौड़ी भी हमें दहेज नहीं दिया। अब तो लड़की सनक गई और वे कहने लगी कि नहीं, मेरे माता पिता तो बहुत सारे दहेज दे चुके हैं। दोस्तों, लेकिन जब माता पिता को ये बात पता चलता है तो वे उस लड़के के पास जाते हैं तो पता चलता है कि सेठ ने उन्हें तो दहेज भी नहीं दिया है। अब तो वे लोग सेठ के पास आते हैं। तभी वह सेठ कहता है, मैंने उस लड़के को ढूंढने में बहुत ज्यादा संपत्ति को लगा दिया और आप लोग हमारे घर पे पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पैसा इकट्ठा करने में मुझे मेहनत लगी और आप लोग यहाँ भोजन पानी भी करते थे और आप लोगों से ज्यादा मेहनत भी नहीं होती थी, तो आप लोगों को पैसे कितना ज्यादा हो सकती है। जितना पैसा आप लोगों ने कमाया उतना पैसा मैंने उस लड़के को ढूंढने में मैंने खर्च कर दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब तो सेठ के आगे वे लोग फीका पड़ चुके थे और उधर वे बेटे और बहुत ज्यादा डांट रहे थे। अब उन्हें कुछ नहीं लग रहा था। जब वह लड़का और ज्यादा उस लड़की को परेशान करने लगा तो वे लड़की वहां से भागकर यहाँ पे वापस आ गई और वे लड़का फिर से वहीं पे रहने लगा। अब तो माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और वे सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये लड़की गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों, संजोग के कारण वह लड़की एक बेटी का जन्म देती है, जिससे किसान की पत्नी और किसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी इसकी उम्र बाकी है, इससे विवाह कौन करेगा, आखिर इससे शादी कौन रचाएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है, जैसे कोई लड़की की विवाह हो जाती है तो उससे कोई भी शादी रचाने से पीछे हट जाता है। ठीक उसी प्रकार उसके जीवन में हो रहा था। अब वो लड़की बहुत ज्यादा अपने जीवन में दुख और तकलीफ को काट रही थी। दोस्तों, लेकिन वो किसान और किसान की पत्नी सेठ को बहुत ज्यादा श्राप दे चुके थे। जब उन्होंने सेठ को श्राप दिया तो सेठ बुढ़ापे में चला गया। तब तक किसान और किसान की पत्नी दुख के मारे वे मर चुके थे। लेकिन सेठ का दुर्दशा पूरा गांव देख रहा था और वे लड़की देख रही थी, साथ में उसके भाई देख रहे थे। दोस्तों, जब वो सेठ बुढ़ापे में गया उसे बहुत ज्यादा दुख मिल रहा था। उसके बेटे और बहू उसे तना मार रहे थे और उसे घर से बाहर निकाल रहे थे। दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि बुरे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। तो दोस्तों, बुरे कर्मों का फल अगर आपको जवानी में नहीं मिल रहा है तो आपको बुढ़ापे में जरूर मिलेगा। जब बुढ़ापे में आपका औलाद आपका साथ छोड़ देता है तब आपको पता चलता है
कि क्या होती है बुरे कर्मों का फल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।